बच्चों नेक्स्ट बात करें रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और यहाँ पर नीचे भी लिखा है फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब बच्चों अभी तक अपने जो रोलिंग मोशन पढ़ा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से पढ़ा और अपन ने देखा था कि कब फ्रिक्शन की आवश्यकता है और कब नहीं है। अपन एक ऐसा पॉइंट पी भी देखा था जहां पर फोर्स लगा दो तो फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। तो बच्चों यहाँ पर क्या, जब कोई इंक्लाइंड प्लेन पर है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास m मान लेता हूं, तो क्या यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या यहाँ पर एक फोर्स लग रहे हैं mg, और उस mg के वापस अपन दो कंपोनेंट कर दें तो एक कंपोनेंट तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस क्या आएगा, तो एक हो जाएगा mg sin थीटा, दूसरा हो जाएगा mg cos थीटा। बिल्कुल सर, तो ये हो गया mg sin थीटा और दूसरा हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए एक बात सोचें कि यहां पर जो अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं वैसा ही डायग्राम बताऊं जो एक बार आपको सर ने समझाया था कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर पे एक फोर्स लग रहा है F, तो क्या यहां पर भी उसके सेंटर के अबाउट एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और mg cos थीटा भी। बिल्कुल mg cos थीटा भी है। तो बच्चों क्या यहां पर F के अलोंग ये mg sin थीटा भी हो सकता है ऐसा, अगर उसको बिल्कुल सीधा कर दूं और इधर एक फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा। और दोनों के दोनों टॉर्क नहीं दे सकते सर, दोनों के दोनों टॉर्क नहीं दे सकते। अगर सेंटर को हम लोगों ने एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लिया तो दोनों फोर्सेस वहीं से पास हो रहे हैं, बिल्कुल तो टॉर्क नहीं दे सकते। और एक और फोर्स यहाँ पर होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी बात कर देते हैं, बिल्कुल सर, यहीं से पास हो रहा है सर, ये भी टॉर्क नहीं दे सकता। हाँ, इसका मतलब अब बात आती है कि अगर ये टॉर्क नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली बात है फिर ये गोल कैसे घूमेगा, और गोल कैसे घूमेगा, जब तक गोल नहीं घूमेगा तो रोलिंग स्टार्ट नहीं होगी बच्चों। तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन तो यहां पर आ सकता है, पर रोटेशन क्यों आ रहा है, रोलिंग क्यों आ रही है, वो बात आपको सर समझा रहे हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स सर एक बार हम लोग उसको हटा दें तो बिल्कुल हम लोग लिखने का स्पेस भी जनरेट करें। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन की बात करें तो नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे से बैलेंस्ड। बिल्कुल। अब जो ये बैलेंस्ड हो गए तो अब बचा mg sin थीटा। अब इमेजिन कीजिए mg sin थीटा अगर डाउनवर्ड है तो ये बॉडी को डाउनवर्ड स्लाइड कराएगा, एक्सेलरेशन जनरेट कर देगा g sin थीटा, जिसकी वजह से इसके पास लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी और ये नीचे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। तो बच्चों इसके पास नीचे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन आ गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a। तो बच्चों अब बात चल रही है कि रोलिंग कराना है, तो रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, हम श्योर हैं, पर अब बात कर रहे हैं कि रोटेशन होना चाहिए तब तो ये रोलिंग करेगी, और रोटेशन के लिए यहां पर इसको ओमेगा चाहिए होगा। ओमेगा कैसे जनरेट होगा उस पर बात कर रहे हैं। नोटिस कीजिए बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। आंसर दीजिए, इनिशियली अगर मैं बात करूं कि ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट हो चुका है, तो ऑब्जर्व कीजिए ट्रांसलेटरी मोशन अगर जनरेट हो चुका है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के स्लिप होने की टेंडेंसी कहां होगी, नीचे, क्योंकि ट्रांसलेटरी मतलब ये स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। तो ऑब्जर्व कीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्लाइडिंग टेंडेंसी सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे होगी, और जैसे ही ये स्लाइड नीचे करेगा अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर। तो बच्चों यहां पर लग गया फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और बच्चों स्लाइडिंग चल रही थी नीचे की तरफ। तो अब बताओ इस फ्रिक्शन ने क्या किया। इमेजिन कीजिए बच्चों, ये जो ट्रांसलेशन का अपोज और रोलिंग का सपोर्ट, बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन का अपोज किया, क्योंकि अगर यहां पर ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में r मान लेता हूं। अब नोटिस कीजिए r क्रॉस f, सबसे पहले सेंस ऑफ रोटेशन देखिए बच्चों, r कहां है, नीचे, फोर्स पीछे, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं नोटिस करूं तो टॉर्क यहां पर क्लॉकवाइज जनरेट हो गया, और टॉर्क क्लॉकवाइज जनरेट हो गया तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा, और जैसे ही बॉडी पे टॉर्क लग गया, अल्फा लग गया, इसके बाद ओमेगा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों नोटिस कीजिए ओमेगा को प्रोड्यूस किसने किया, फ्रिक्शन। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए फ्रिक्शन नहीं होता तो वहां पर कहीं भी उसको टॉर्क नहीं मिल रहा था, टॉर्क नहीं मिल रहा था तो ओमेगा आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ स्लाइड करती। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी है। फ्रिक्शन नहीं होता तो आपने नोटिस किया कि वहां पर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि रोटेशन कौन कर रहा था जब तक टॉर्क नहीं मिलता। तो ऑब्जर्व कीजिए टॉर्क किसने जनरेट किया, फ्रिक्शन ने। अब हमारे पास इसके लिए सॉल्व करना है कि एग्जैक्टली अगर किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर हमें रोलिंग मोशन परफॉर्म कराना है तो उस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस पर कितना फ्रिक्शन हमको रिक्वायर्ड है, क्योंकि फ्रिक्शन की अपनी एक
लिमिट होती है। बिल्कुल सर। और अगर हमें तो पूछा गया कि कितना फ्रिक्शन चाहिए रोलिंग मोशन कराने के लिए, तो वो चीज कैसे निकाले हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सर सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों को वही 3 स्टेप्स बता दें कि बच्चों ट्रांसलेटरी भी है, रोटेटरी भी है और उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश भी करना है। तो बताओ ट्रांसलेटरी के लिए कौन सी? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, रोटेटरी के लिए टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, और दोनों में रिलेशन इक्वल टू ए इक्वल टू अल्फा आर। तो सर सबसे पहले अगर हम लोग एफ नेट बराबर एम बिल्कुल, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास अपन ने स्मॉल एम माना है m इंटू ए। तो बच्चों आप बताइए कि अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो अगर हम लोगों को फोर्सेस देखने हैं तो नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस्ड है, नीचे कौन सा है mg sin थीटा। इफ इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड तो mg sin थीटा इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर्ड टू दिस फ्रिक्शन। तो इक्वेशन बोलिए बच्चों जल्दी से, क्या होनी चाहिए? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। और ये कौन सा फ्रिक्शन है जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं किस चीज के लिए? रोलिंग मोशन कराने के लिए कि ये फ्रिक्शन हमें चाहिए। सर दूसरी स्टेप भी हम लोग बच्चों से पूछते हैं। बच्चों दूसरी स्टेप क्या होगी? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो बच्चों नेट टॉर्क अभी हमने डिस्कस किया, किसने प्रोड्यूस किया? फ्रिक्शन। कितना होगा? R इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। पर सर आई तो दी ही नहीं है सर m के स्क्वायर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो m के स्क्वायर, और बच्चों यहां पर m अपन स्मॉल लिया है तो यहां पर टोटल मास ही आएगा, तो स्मॉल m इंटू के स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या सर अल्फा को a बाय आर लिख दो? लिख देते सर। तो ये a बाय आर। बच्चों अपने पास यहां पर कैपिटल सर। बिल्कुल सर, तो यहां पर r की वैल्यू कैपिटल। तो यहां पर अपन यहां पर दो इक्वेशन आ चुकी है। अगर दो इक्वेशन आ गई, क्या सर इस फ्रिक्शन को मैं किसी चीज से रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ सर, अपन फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के वहां रिप्लेस कर दे या एक्सेलरेशन की यहां से वैल्यू निकाल के ऊपर प्लेस कर दे तो फ्रिक्शन आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है सर, चलेगा। तो यहां से बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या इस r को इधर ले आते हैं? बिल्कुल सर। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर f, m के स्क्वायर नीचे m के स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। बच्चों ये जो a आया है, क्या इस a को उठा के यहां रख देते हैं? तो बच्चों क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, mg sin थीटा। बच्चों मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू को राइट साइड लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है वहां पर भी एक f आने वाला है। तो f इसको जब मैं राइट साइड ले गया प्लस ma, क्या ma है तो एक काम और क्यों ना कर सके, इस m को यहां से हटा देते हैं और इस m को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये ma तो बन गया? और ma की वैल्यू किसके बराबर हो गई? r स्क्वायर f अपॉन के स्क्वायर। तो बच्चों आ गया प्लस r स्क्वायर f अपॉन के स्क्वायर। अब फ्रिक्शन निकालना था अपने को। बिल्कुल सर, तो फ्रिक्शन यहां से f 1 प्लस r स्क्वायर बाय के स्क्वायर लिख दिया सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन कितना आया? इस फ्रिक्शन को अकेला छोड़ के बाकी जो टर्म है mg sin थीटा के नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? f इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय सॉरी r स्क्वायर बाय के स्क्वायर। बिल्कुल सर, r स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये एक टर्म अपने पास बच जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये वाला कौन सा फ्रिक्शन आया है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो आगे हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है तो आपको पता है ये तो हम लोगों ने अपनी डिमांड रख दी कि इतना फ्रिक्शन हमको चाहिए, और अलग अलग बॉडी के हिसाब से बच्चों ये फ्रिक्शन अलग अलग होगा। कारण क्योंकि आपको पता है हर बॉडी के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होती है, तो बॉडी के हिसाब से फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। पर चेक तो करें सरफेस में कितना अवेलेबल है और हम कितना डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम जो डिमांड रख रहे हैं सरफेस से, सरफेस के पास उतना फ्रिक्शन अवेलेबल होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होती है? एफ लिमिटिंग की। तो रिक्वायरमेंट हमेशा हमारी अवेलेबिलिटी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तो सरफेस हमको ये पूरा करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो आंसर निकाला उसमें सर ने आपको बताया mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय के स्क्वायर। और बच्चों एफ लिमिटिंग क्या होता है? म्यू एन। और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अगर इस डायग्राम में देखें तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन को बच्चों यहां पर हम लोग mg cos थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया mg cos थीटा। बिल्कुल सर। अब बच्चों जो चीज सिंपलीफाई हो सकती है mg से mg कैंसिल कर देते हैं, से mg कैंसिल। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि सरफेस में कितना म्यू होना चाहिए, तो बच्चों इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। sin अपॉन cos कितना हो जाएगा? tan थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 प्लस r स्क्वायर बाय के स्क्वायर। मतलब हम लोग क्वेश्चन में बोल सकते हैं
कि बॉडी के हिसाब से म्यू की वैल्यू हम लोग यहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन करानी है तो म्यू की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए, तो प्योर रोलिंग होगी। अदरवाइज फ्रिक्शन कह देगा कि मैं कैपेबल नहीं हूं रोलिंग मोशन कराने के लिए, तो फिर वहां पे प्योर रोलिंग नहीं होगी। तो सर एग्जांपल लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर का कि उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल सर, तो उसमें हम लोग k² r² 2/5 लेते हैं, तो उल्टा कर देंगे 5/2। बिल्कुल, तो उस केस में हो जाएगा म्यू फॉर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर सॉलिड स्फीयर फॉर दिस केस आई कैन से म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 + 5/2, क्योंकि सर 2/5 का उल्टा हो गया, तो यहां पर म्यू मोर देन इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 7। और बच्चों यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा कि म्यू की वैल्यू कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर एक हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा हम लोगों ने नोटिस किया कि बॉडी अब इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोल करने लग गई है। जैसे ही इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पे आ गया? रेस्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे आ गया, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। उस फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? स्टैटिक, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और जब भी वहां पर रेस्ट स्टेट होती है तो हमको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कुल मिला के अगर कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके तो देखें कितने फोर्सेस हैं? 3। कंपोनेंट्स को इंक्लूड ठीक है ना, और अगर कंपोनेंट इंक्लूड ना करें तो 3 ही है अगर mg है तो, और अपन कंपोनेंट कर दें तो अपन पे इस समय बॉडी पे 4 तरफ से हम लोगों ने 4 फोर्स लगा रखे। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बच्चों 0 होगा, क्योंकि बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रही है नीचे की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, तो वर्क डन कितना हो गया? 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब बात आती है बच्चों इस फ्रिक्शन की, तो बच्चों फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सी स्टेट पे है? रेस्ट पे, फॉर प्योर रोलिंग। फॉर प्योर रोलिंग। तो आंसर दीजिए बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो उस केस में अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या माना जाएगा? 0। फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है बच्चों, तो इसका मतलब फ्रिक्शन एनर्जी लॉस नहीं करेगा, और फ्रिक्शन अगर एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है तो इस केस में हम लोग अपने क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। व्हेन इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। तो बच्चों हो सकता है दिमाग में आ जाए, सर आपने तो बताया था कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसकी प्रेजेंस में आप यहां पर कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? तो सीधा सा जवाब है डेफिनेटली फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, पर वो यहां वर्क ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो यहां वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, और अगर उसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप अच्छे से जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वर्किंग होनी चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव अगर वहां है भी सही तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, जैसे कि यहां पर है। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट पार्ट है जहां सर ने बोला उसी के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उसके लिए सबसे पहले अपन ढूंढ रहे हैं वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, कंसीडरिंग ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है। तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है, ये मानते हुए अपन सॉल्व कर रहे हैं। और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब बच्चों जैसे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और प्योर रोलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो क्या यहां पर इस पॉइंट पर अगर वो स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है, इसका मतलब उसका v0 ओमेगा 0, पर क्या वो अगर मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेता हूं तो क्या वो रेफरेंस से h ऊपर है? इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो बच्चों इनिशियली उसके पास h हाइट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू mgh। अब बच्चों जैसे मैंने लिखा mgh, मन में एक डाउट आता है, सर इसका रेडियस भी होगा। बच्चे मान के चल रहे हैं कि h के रेस्पेक्ट में उसका जो रेडियस है बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए अपन ने इसको पॉइंट मास को जो r है उसको कंसीडर नहीं करा। तो बच्चे लिख दिया mgh विच इज इक्वल टू, क्या यहां पर जब वो आ जाएगा तो रोल करना स्टार्ट हो गया। रोल कर ही रहा है सर। बिल्कुल रोल कर रहा है। हाँ, और साथ के साथ इस पॉइंट उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, मतलब ऑल काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली सर, तो इसका मतलब ऑल द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहां पर जगह मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। मैंने ऐसा क्यों लिखा उसके पीछे रीजन है, बिकॉज यहां पर मैं वो फॉर्मूला पुट करने वाला हूं जो आपने सीखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग के अंदर। तो क्या mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv², और यहां पर बिल्कुल सर, तो हाफ mv² 1 + k² by r²।
बच्चों डायरेक्टली मैंने लिख दिया बिकॉज यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों की अपने काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अब बच्चों अपने से क्या पूछा था, वेलोसिटी एट द बॉटम, क्या वेलोसिटी एट द बॉटम इज v, मुझे v ढूंढना है, क्या कैंसिल कर सकता हूं mm, क्या ये 2 चल जाएगा? बिल्कुल सर। तो बन जाएगा 2gh, उसको भी डिनोमिनेटर मिला है सर, बिल्कुल 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसको भी डिनोमिनेटर लिया है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये पूरी वैल्यू हुई स्क्वायर के बराबर थी, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट, अंडर रूट। तो बच्चों ये अपनी स्पीड हो गई जब वो बॉटम पे आया, तो क्या स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और बच्चों ये आर स्क्वायर है बिल्कुल, और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हर रोटेटिंग बॉडी के लिए आप जानते हैं क्या क्या होती है, बस वो यहाँ पर पुट करो और आपको पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी मिल जाएगी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो सर क्या यहाँ पे हम लोग एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हर बॉडी के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होती है? बिल्कुल सर। तो मतलब एक डिस्क को छोड़ दो, एक स्फीयर को छोड़ दो, एक रिंग को छोड़ दो, तीनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो बॉटम पे आते हुए किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? अगर दोनों सभी किसकी स्पीड कम भी होगी? हाँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, v के। अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बढ़ गया, यानी कि रिंग के लिए सबसे ज्यादा होता है 1, बिल्कुल, अगर वो बढ़ गया तो उस केस में डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर बढ़ गया तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इनवर्स है ना बच्चों। इसका मतलब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बढ़ा उसके लिए v कम, एंड वाइस वर्सा, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर छोटा उसके लिए v ज्यादा। जैसे कंपैरेटिवली सॉलिड स्फीयर 2/5 होता है, बिल्कुल 0.4। बिल्कुल सर। इसका मतलब अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग के लिए जैसा आपने बोला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर I can say this is equals to 2/5, that is 0.4। तो अगर बच्चों इन दोनों में कंपेयर करें तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी यहां पर, सॉलिड स्फीयर की, बिकॉज उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर छोटा है। तो स्टूडेंट्स स्पीड का यहां पर जो वैल्यू आया रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बच्चों आपको याद है कि जब ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग मोशन करते हुए आती थी, यानी कि सिर्फ ट्रांसलेटरी, तो आपको याद है एनएलएम में हमने सीखा था एक्सेलरेशन क्या होता था, g sin थीटा। बिल्कुल सर। और यही क्वेश्चन जब हम लोग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो वेलोसिटी होती थी रूट 2gh, तो नीचे क्या लग गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस बार देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो g sin थीटा होता था, अब वो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्पीड का यूज कर लेते हैं सर हम, बिल्कुल सर। इनिशियल स्पीड 0 और फाइनल स्पीड हो गई है, बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब बात लीनियर एक्सेलरेशन की चल रही है। सो हियर आई कैन अप्लाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों इनिशियल 0 थी, फाइनल अभी बताया रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो v की वैल्यू थी। तो v स्क्वायर करेंगे तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और सर h को अपन कैपिटल लिख देते हैं, बिल्कुल h अपने पास कैपिटल है, ओके सर। तो h को हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल कर दिया, ये h हमारे पास कैपिटल है, ठीक है सर। अब एक्सेलरेशन बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, a। अब s की बारी है सर, यहाँ h है तो s को भी h की टर्म में बिल्कुल सर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, sin थीटा लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू h बाय s। तो बच्चों मेरा टारगेट है कि s को h की टर्म्स में रिप्लेस कर दो, सो दैट यहाँ पे दोनों तरफ h आ जाए, तो पॉसिबल है। ऑब्जर्व कीजिए s को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, h बाय sin थीटा, h बाय sin थीटा। तो बच्चों ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं h बाय sin थीटा, तो ये मैंने रख दिया h बाय sin थीटा। बिल्कुल सर। बच्चों नोटिस कीजिए ये 0 तो खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों नोटिस किया कि वेलोसिटी रूट 2gh थी, तो अगली बार जब रोलिंग मोशन हमने इंक्लूड किया तो क्या बन गया रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ट्रांसलेटरी प्योर, जब सिर्फ ट्रांसलेटरी होता था तो एक्सेलरेशन होता था g sin थीटा, और रोलिंग आते ही एक्सेलरेशन क्या हो गया g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या सर यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं? तो अगर अपन वापस से बात करें रिंग के लिए तो 1 होता है के स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड फॉर सॉलिड स्फीयर इट इज 0.4, बिल्कुल सर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5। तो बच्चों से पूछ रहे थे सर किसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो बच्चों ये डिनोमिनेटर है, जिसके लिए ओवरऑल डिनोमिनेटर बड़ा हो गया उसके लिए एक्सेलरेशन कम होगा। चेक करके बताइए, रिंग की वैल्यू सबसे ज्यादा है दैट इज 1, तो डिनोमिनेटर रिंग के लिए सबसे बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन उसका सबसे कम होगा, अगर दोनों को सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से हमने छोड़ा है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है बच्चों टाइम टेकन बाय रोलिंग बॉडी टू रीच एट बॉटम।
अब बच्चों यहां से लेके यहां तक आने में से कुछ टाइम तो लगा होगा, वो टाइम अपन ने मान लिया t, वो t की वैल्यू अपने को ढूंढनी है कि इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। पर बच्चों क्या क्या चीज मालूम पड़ चुकी है अपने को? a और v। बिल्कुल सर, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी अभी अपने ढूंढा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। a मालूम पड़ चुका है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा देते हैं। बिल्कुल सही, या तो वो लगा दो या फिर अपन क्या सर v इक्वल्स टू u प्लस at भी लगा दो, वो भी लगा सकते हैं, सारी वैल्यूज बिल्कुल पता है। तो बच्चों क्या v अभी जस्ट ढूंढा, u 0, a जस्ट आपने ढूंढा, क्या t तो बचा? बिल्कुल सर। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू बच्चों एज इट इज रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बच्चों u 0, a की वैल्यू जस्ट अभी sin थीटा बिल्कुल सर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू t। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, तो क्या अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया, ये टर्म जीरो हो चुकी थी, है ना। अब बच्चों को मैं कैंसिल आउट करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है और यहाँ पर विदाउट अंडर रूट है, तो जब कैंसिल आउट होगा तो क्या टर्म बचेगी? अपने को टी ढूंढना है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी मैं एक बार पूरी टर्म लिख देता हूं ताकि आपको कैंसिलेशन समझ में आ जाए। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जब इस टर्म से कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये बात हो गई, इन दोनों को हटाने के बाद ये बच गया। नेक्स्ट हुआ जी साइन थीटा, क्या जी से ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा? अंदर ले जाएंगे रूट के तो जी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एक जी से जी कैंसिल। बिल्कुल सर, तो यहां पर बच जाएगा बच्चों ऐसा कुछ 2h अपॉन जी और साइन थीटा, और साइन थीटा नीचे है। अब बच्चों इसको क्लब करके लिख देता हूं एक बार सब कुछ, तो इसको क्लब करने के बाद क्या बचेगा और ध्यान दीजिएगा, यहां मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं कि फाइनल आंसर क्या हुआ। t इज इक्वल्स टू, क्या बच्चों ये पूरी टर्म अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 2h अपॉन जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन क्या सर यहां पर बच जाएगा नीचे साइन थीटा। तो बच्चों इस लाइन को उठा के लिख दिया यहां पर मैंने साइन थीटा। बच्चों ये जो पूरी टर्म है ये अपने पास टी की टर्म आ गई। तो ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, ये सभी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस देखी, वैसे तो इनको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कैसा भी आंसर आ जाएगा जो भी हमसे पूछा जा रहा है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोगों ने नोटिस किया। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ डिफरेंट बॉडीज आर अलाउड टू रोल डाउन an inclined plane, then body which has least k square by r square will reach first। तो बच्चों अगर हम लोग reach first की बात कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं टाइम की, किसको कम टाइम लगेगा? तो नोटिस कीजिए अभी अभी आपको सर ने बताया टाइम का और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रूट के अंदर देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा, टाइम उसको सबसे ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, टाइम उसको सबसे ज्यादा लगेगा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका होता है? रिंग का, मतलब नीचे आने में रिंग को सबसे ज्यादा टाइम। बिल्कुल, और सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का, तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर सबसे, कंसीडरिंग साइन थीटा सेम। हाँ, थीटा यहाँ पर सेम दिया है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सभी के लिए इंक्लाइन प्लेन का थीटा सेम दिया है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है, When a ring, disc, hollow sphere and solid sphere roll on the same inclined plane, then क्या सबके सब सेम इंक्लाइंड प्लेन पर है? बिल्कुल सर। एंगल थीटा सबके लिए सेम है। तो बच्चों बात करें वेलोसिटी की, जैसे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज्यादा किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए, उसका उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे छोटा था, और सबसे कम किसके लिए? रिंग के लिए, बिकॉज के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे बड़ा था। ऐसे ही बच्चों एक्सेलरेशन हम लोगों ने बात की थी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम अगर सॉलिड स्फीयर का है तो एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा, और रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन सबसे मतलब बात करें इनके रिस्पेक्ट में कम होगा। इन दोनों के अंदर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 से डिपेंडेंसी इनवर्स थी। बिल्कुल, यहां पर वो डायरेक्ट थी, तो डायरेक्ट थी तो उल्टे आंसर हो जाएंगे। उल्टे आंसर हो जाने का मतलब ये हो गया, इस बार स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेटर देन आ रहा था, यहां पर क्या गया? लेस देन, मतलब टाइम सबसे कम लगेगा। एग्जैक्टली। तो सर यहां पर अपन कह सकते हैं रिंग का जो एक्सेलरेशन सबसे कम था तो रिंग का अब टाइम सबसे ज्यादा हो गया। धीरे धीरे आ रही है। बिल्कुल सर, और यहां पर सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा था तो टाइम सबसे कम हो गया, बिकॉज़ ऑफ तेजी से आ रहा है। अच्छा सर, जैसे हर बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि थीटा सेम रखा है, अगर थीटा अलग अलग कर दिया जाए क्या तब भी ये एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट वेरी करेंगे? नहीं सर, तब अपने को थीटा के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन थीटा इज डिफरेंट, जैसा सर ने जस्ट अभी आपसे पूछा था।
तो क्या जब थीटा डिफरेंट है बट ऑब्जेक्ट एक है, उस केस में क्या क्या आंसर्स होंगे? तो सबसे पहला आंसर सर आपको समझा रहे हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कि सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी तीनों ही केस में इक्वल लिखी हुई है। कारण है उसका, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें बच्चों, तो स्पीड की अभी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन देखी थी, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों नोटिस कीजिए, एक ही बॉडी है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से डिपेंडेंसी खत्म। अब अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। बच्चों अगर मैं यहां पर अलग अलग इंक्लाइन प्लेन या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात करूं, तो तीनों ही केस में जो बॉडी की इनिशियल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जिसको अपन रेफरेंस मान रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी की इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आते हुए थीटा पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, और थीटा पे अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि तीनों ही इंक्लाइन प्लेन के लिए इनिशियल हाइट सेम थी। तो स्पीड जब ये बॉटम पे आएगा तो तीनों ही इंक्लाइन प्लेन पे एग्जैक्टली सेम होगी। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला था? a बराबर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। For a single body, k square by r square is constant. G is also constant. तो I can say a proportional to sin theta. मतलब sin थीटा जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके लिए एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। और बच्चों sin थीटा किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? इसका थीटा सबसे बड़ा होगा। तो थीटा 1 सबसे बड़ा, उसके बाद थीटा 2, उसके बाद थीटा 3। इसका मतलब इस पाथ पे जो आएगा उसका एक्सेलरेशन सबसे बड़ा, मतलब a1 सबसे बड़ा, a2 से छोटा और a3 उससे भी छोटा। और सर एक्सेलरेशन अगर इसमें सबसे ज्यादा है, मतलब तेजी से नीचे आ रहा है, तो इसको टाइम सबसे कम लगना चाहिए। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब यहाँ पर t1 वाला टाइम सबसे कम, t2 उससे बड़ा और t3 उससे भी बड़ा। ओके। तो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, और आपने नोटिस किया बड़े ही आसान आंसर्स इसके होते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ वैलिड है, तो उस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज प्योर रोलिंग ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इट ट्रेवल्स 6 मीटर ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब बच्चों 6 मीटर कहां तक का है, अपने को ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पूरा इंक्लाइन प्लेन 6 मीटर का है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक उसने 6 मीटर कवर किया, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो बच्चों अगर इसने 6 मीटर यहां तक कवर किया है, तो नोटिस कीजिए, क्या ये अगर 6 मीटर है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाइट h। बिल्कुल ठीक है। क्या बच्चों हमारे पास एंगल पता है, ये 6 मीटर पता है, क्या हाइट कैलकुलेट की जा सकती है? बिल्कुल। तो अगर हम लोग नोटिस करें, तो यहां पर मैंने लिख दिया थीटा sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों 6 का मल्टीप्लाई sin 30 यानी कि 1/2 से हो जाए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो h इक्वल टू आ गया कितना? 3 मीटर। तो मतलब मान लेते हैं कि बॉडी अपनी यहां पर आ चुकी है प्योर रोल करते हुए, बट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं कि बॉडी अगर यहां पे थी और थोड़ी देर बाद यहां आ गई है, तो उसकी अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है? क्योंकि अगर मैं इसको रेफरेंस कंसीडर कर लेता हूं, तो ऑब्जर्व कीजिए, पहले वो ज्यादा हाइट पे थी और नीचे आते हुए वो हाइट उसकी पहले से कम हो गई है, तो h हाइट कम हो जाने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। सो हियर आई कैन राइट लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने यहां पर एक इक्वेशन ली थी। बच्चों कितनी हाइट नीचे आया? h हाइट, उतनी हाइट नीचे आने की वजह से उसमें लॉस हुआ है। तो यहां मैंने लिख दिया mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब बच्चों इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो m से m कैंसिल। बच्चों h की वैल्यू हमको कितनी दी है? 3 इंटू 10 30 इंटू 2 60। तो 60 इक्वल्स टू, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो 60 इज इक्वल टू v स्क्वायर v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर 1/2 सिलेंडर डिस्क के जैसा, तो ये हो जाएगा 1/2। सर ये 1/2 है, तो क्यों ना इसको हम लोग 3/2 लिख देंगे। तो बच्चों इसको मैं यहां से हटा के 1 प्लस 1/2 को अब मैं क्या लिख देता हूं? 3/2। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3/2। बच्चों सिंप्लीफाई कीजिए, 2 ये कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई 120 और 120 अपॉन 3 40। तो v स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ गई 40, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? रूट 40 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई बच्चों v, पर हमसे v नहीं पूछा, ओमेगा हमसे पूछा है ओमेगा।
तो आंसर दीजिए, प्योर रोलिंग में v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r। तो बच्चों v की वैल्यू है रूट ऑफ 40 और r की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये 5/100। हाँ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कर देते सर। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा बच्चों। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल 20 रूट 40 20 रूट 40 रेडियन पर सेकेंड। अब 40 को बच्चों और सॉल्व कर सकते हैं, रूट 40 को, वो आपकी इच्छा के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स up an inclined plane of inclination 30 degree. The center of mass of cylinder has speed 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. अब बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पर, और यहाँ से एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको अपन डिस्क जैसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो यहाँ से ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और रोलिंग करते हुए जा रहा है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, और यहाँ पर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपने को सॉलिड सिलेंडर से मिल जाएगा। बच्चों इसने इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस कवर करा वो निकालना है। सपोज वो यहाँ तक पहुंच गया, क्या यहाँ तक वो h हाइट ऊपर पहुंच गया होगा? इस पॉइंट पे क्यों रुका होगा? बिकॉज उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग की वो खत्म हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यहां पर आकर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग 0 एंड यहां पर जो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या बच्चों यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मैं इसी को ही रेफरेंस मानता हूं, तो क्या इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मास 2 kg इंटू g और इंटू ये हाइट h। करेक्ट बच्चों? अब बच्चों यहां से लेके यहां तक मुझे h मिल गया। h के बाद मुझे पूछा गया है कि बताओ ये जो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस है ये कितना रहा? ये कितना होगा? ओके। अगर मुझे ये s ढूंढना है तो क्या मैं यहाँ पर h ढूंढने के बाद sin थीटा sin 30 बराबर h बाय s लिख सकता हूं, उससे मेरा s आ जाएगा। तो बच्चों पहली स्टेप क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विच गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो सर यहां पर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, m हो जाएगा सर 2 v स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या सॉलिड सिलेंडर है हाफ विच गेट कन्वर्टेड इनटू mgh 2 इंटू g मतलब 20h। h की वैल्यू भी लिख देते हैं सर हम लोग। बिल्कुल सर। तो h की वैल्यू सर वही तो ढूंढ के अपन क्या निकालेंगे सर? s निकालेंगे। तो यहां पर अपन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 16 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 20h। बच्चों ध्यान दीजिए, क्या 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या यहां से जो h आया यहां पर कितना बन जाएगा? 12/2। ये 5 नीचे आ जाएगा तो 12/10 इज इक्वल टू h, यानी कि 1.2। बिल्कुल सर 1.2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.2। अब बच्चों बात करते हैं s की। तो s के लिए जैसा अपन ने सीखा था कि भाई sin 30 h by s is h by s। क्या बच्चों h की वैल्यू 1.2, तो 1.2 अपॉन s sin 30 हाफ। तो s की वैल्यू कितनी हो गई? 1.2 इंटू 2.4 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस फॉर अ सॉलिड स्फीयर rolling down an incline of angle theta without slipping, मतलब प्योर रोलिंग, एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। इसका मतलब सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है। हाँ, तो बच्चों इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होता था? g sin थीटा। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है और एक यहाँ पर कोई भी सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है और ये नीचे की तरफ केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन उसका क्या होता था? ओनली g sin थीटा। बिल्कुल। अब दूसरे केस में बच्चों हमको क्या दिया है? प्योर रोलिंग कर रहा है ऑन द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो बच्चों अब रोलिंग के लिए जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था रोलिंग मोशन करते टाइम, तो आएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या बच्चों हमें इन्हीं का रेशियो कैलकुलेट करना है? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग अपॉन स्लाइडिंग। तो बच्चों हमें ये और ये, यानी कि ये अगर इक्वेशन 2 है तो ये इक्वेशन तो 2/1 करना है, तो 2/1 हमें करना है। तो बच्चों इसको मैं नाम दे देता हूं एक्सेलरेशन 2 और इसको नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन 1। तो ये हो जाएगा a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे लिखा हुआ है g sin थीटा
अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास A2 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल कर दें तो रेशो आ जाएगा 1/1 प्लस। अब बच्चों हमारे पास क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5। तो बच्चों ये हो गया 2/5। बच्चों नीचे क्या बचेगा, 7/5। 5 ऊपर चला गया तो आंसर आ जाएगा 5:7। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। A ring takes time t1 and t2 for sliding down and rolling down an inclined plane of length L, respectively for reaching the bottom. Find the ratio of t1 and t2. बच्चों यहाँ पर जो inclined plane है उसकी लेंथ आपको L दे रखी है, और यहाँ पर बोल रखा है कि ये इंक्लाइन प्लेन से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक तो स्लाइड करते हुए आ रहा है रिंग, और एक बार रोल करते हुए आ रही है। बच्चों जब वो स्लाइड करके आएगी उसको टाइम कितना लगेगा, t1। क्या उसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसकी हाइट को बच्चों मैंने h मान लेता हूँ, क्या मैं h और L के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ थीटा ऑल्सो। तो बच्चों यहाँ से जो t1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 1/sin थीटा रूट ऑफ 2h/g। बिल्कुल सर, दैट इज 2h/g। बच्चों अगर आप L के फॉर्म में चाहते हो तो आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, पर बच्चों मैंने h में क्यों लिखा, क्योंकि अपने को जो रोलिंग का टाइम है जो t2 लगेगा वो अपने को याद है, विच इज इक्वल टू 1/sin थीटा रूट ऑफ 2h/g, और वहां पर सामने हो गया बिल्कुल सर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये टर्म आ जाएगी अपने पास। अब बच्चों ये टर्म आ गई, इस h को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों t1 और t2 आपसे रेशियो पूछा है ना, तो t1 और t2 का रेशियो क्या लिख देंगे अपन, t1/t2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, t1 की वैल्यू ये पूरी 1/sin थीटा रूट ऑफ 2h/g, और t2 की वैल्यू 1/sin थीटा अगेन रूट ऑफ 2h/g। बच्चों ध्यान देना, यहां पर मैं वापस एक और रूट लिख रहा हूं, इसके अंदर लिख रहा हूं मैं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या आपको दिख रहा है ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। क्या यहाँ पर और कुछ नहीं बचा, तो 1 ही बचा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा रिंग के लिए 1, इसका मतलब t1/t2 1/√2 1 अपॉन बिल्कुल सर 1 + 1 दैट इज 1/√2। ये इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M बिल्कुल एंड रेडियस r rolling with velocity v on a smooth horizontal flow rolls up on a rough irregular inclined plane up to a vertical height 3v²/4g, then compute the moment of inertia of the body as well as comment on its shape। बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस करते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए ये बॉडी इस तरह से रोलिंग मोशन करते हुए ऊपर चल रही है, और मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाकर ये यहाँ पर रुक जाती है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वो हाइट कितनी है 3v²/4g। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग सबसे पहले वो h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि 3v²/4g दिया है इस टर्म्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा लॉस इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये पूरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी थी जो कि खत्म हो गई किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैंने इसको रेफरेंस मान लिया है बच्चों, तो कितनी हाइट पर जा पहुंची है ये h हाइट पर, तो ये हो गया mgh। बच्चों m की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है कैपिटल M, क्योंकि m से m डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। अब बच्चों यहां पर बचा है v²/2। सर h की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद h की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू g इनटू h। बच्चों 3v²/4g 3v²/4g। बच्चों g से g कैंसिल, v² से v² कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम बिल्कुल सर, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 3/2। बच्चों 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3/2 - 1 कितना बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ। बच्चों अगर ये हाफ है तो हाफ दो तरह से पॉसिबल है, या तो ये डिस्क का हो सकता है या सॉलिड सिलेंडर का हो सकता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकता हूं, या तो ये डिस्क हो सकती है या फिर ये सॉलिड सिलेंडर हो सकता है। बिल्कुल बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा, तो अपने को वही मार्क करना है। और सर साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बच्चों सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का ही क्या होता है, mr² बाय 2, और यही इस क्वेश्चन का सही बिल्कुल आंसर सर है।